आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। सही रहेगी सेहत तो खुशहाल रहेगा परिवार। लेकिन सवाल ये कि सही जानकारी मिले कहाँ? क्यों होते हैं परेशान जब रेडियो खीरी है यहाँ। सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, रोजाना दोपहर 12 बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। आपके साथ मैं हूं आशीष और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। मेरे साथ में आज हैं बहुत ही खास मेहमान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेत्रों की। आंखें जो सबसे जरूरी अंग है हमारे शरीर का, वो आंखें जिनसे हम दुनिया के रंग देखते हैं, वो आंखें जिनसे हम लोगों के चेहरों को देखते हैं, वो आंखें जिनके जरिए कहीं ना कहीं हम लोगों को पहचान पाते हैं। अगर वही आंखें कमजोर हो जाती हैं या उन आंखों का विजन यानी हमारी दृष्टि बाधित हो जाती है तो जाहिर तौर पर हमें बहुत परेशानियां आती हैं देखने में, पढ़ने में, चलने में, उठने में, बैठने में। क्योंकि कई बार ऐसे भी कुछ एग्जाम, कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां पर आपकी आईसाइट देखी जाती है, क्या आपका विजन बिल्कुल क्लियर है या नहीं। तो ऐसे में अगर आपकी आंखों में कोई समस्या है, ग्लाकोमा या कैटरैक्ट, या फिर आपको आई फ्लू है, या फिर आंखों से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की कोई बीमारी, कोई समस्या, तो आप उसे कैसे दूर करें। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान, जिनको 15 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है नेत्र चिकित्सक के तौर पर, हमारे साथ आज मौजूद हैं फोन लाइन पर स्टूडियो में डॉक्टर मुजाहिद इस्लाम, नेत्र रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले तो डॉक्टर मुजाहिद, हम आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार रेडियो खीरी के सभी श्रोताओं को, और बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मौजूदा वक्त में डॉक्टर मुजाहिद इस्लाम अपना खुद आई हॉस्पिटल आई फर्स्ट लखनऊ में चला रहे हैं, जहां पर वो पूरी तरीके से नेत्रों से जुड़ी हुई हर तरीके की जो समस्याएं हैं उनका निदान करते हैं, उनका इलाज करते हैं। आप श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल के साथ में भी कई वर्षों तक कार्यरत रहे हैं और कई अलग अलग तरीके से जो नेत्र से जुड़े हुए स्वास्थ्य समस्याएं हैं उस पर लोगों को समस्याओं से छुटकारा दिलाते रहे हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं चर्चा की। और मोतियाबिंद जो हमारे बुजुर्गों में बहुत देखा जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम देखते हैं कि ये समस्या एक आजकल आम तौर पर दिखाई पड़ती है, जिसका इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, और बहुत समस्याओं में घिर जाते हैं कई बुजुर्ग। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि कुछ युवाओं में भी इसके लक्षण कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। क्या ये हेरिडिटी के वजह से भी है या फिर इसके पीछे क्या कारण है, और ये बीमारी किस तरह से पहचानी जाए, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो कैटरैक्ट जो हम बोलते हैं या मोतियाबिंद बोलते हैं हिंदी में, वो होता क्या है। जो हमारी आंखों में जो लेंस होता है, जो प्राकृतिक लेंस होता है, वो नेचुरली वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है बिल्कुल, जिससे कि रोशनी या विजन हमारे आंखों में होता है, रोशनी आंखों के अंदर जाती है। कई बार उम्र बढ़ने की वजह से, आयु बढ़ने की वजह से, या किसी और कारण से, जैसे कि चोट लगना या किसी और बीमारी के कारण, अगर उस लेंस की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, पारदर्शिता कम हो जाती है, तो उसी को हम लोग टेक्निकली कैटरैक्ट या सफेद मोतिया का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि आंखों में रोशनी कम एंटर हो रही है तो मरीज को भी धुंधला दिखाई देता है। ठीक है। तो जो लेंस है, बेसिकली लेंस का डिफेक्ट है, जिसको हमने कैटरैक्ट का नाम दिया है। आपने कारणों के बारे में पूछा, तो सबसे जो मेजर कारण है, जो मुख्य कारण है, वो उम्र है। एज जैसे आयु इंसान की बढ़ती है, ये लेंस धीरे 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 सफेद होने लगता है। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं उम्र के साथ, वैसे लेंस भी सफेद होता है। भाई, किसी के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं 40 की आयु में, किसी के 60 उम्र तक भी काले रहते हैं, है ना। जी जी। तो लेंस भी अपने एज के हिसाब से सफेद होता है। किसी का जल्दी होगा, किसी का देर में होगा। तो इसको हमने कैटरैक्ट का नाम दिया। एक अलग प्रकार का भी मोतियाबिंद या कैटरैक्ट होता है, जो कि बाय बर्थ होता है, जो जन्म से होता है, जिसको हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं।
ये जन्म लिए हुए बच्चे में भी होता है, कई बार बच्चे में होता तो है लेकिन वो पता नहीं चलता, और धीरे धीरे जब बच्चा 8-9 साल का होता है तब वो उभर के सामने आता है, तो ऐसा भी होता है जी। तो इसके मेरा कहने का मतलब ये है कि मोतियाबिंद के कई प्रकार हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो है वो एज रिलेटेड है, जो आयु से संबंधित है। और रही बात उपचार की, तो उपचार इसका एक ही उपचार है, वो ये है कि जो लेंस खराब हो गया है, जिसमें सफेदी बन गई है, हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम करते ये हैं कि ऑपरेशन द्वारा, सर्जरी द्वारा हमने उस लेंस को निकाला और उसकी जगह हमने एक नया ट्रांसपेरेंट आर्टिफिशियल लेंस हमने या कृत्रिम लेंस हमने आंख में इम्प्लांट कर दिया, जो कि आंख के अंदर होता है। ठीक है, जहाँ पे नेचुरल या प्राकृतिक लेंस पहले था, एग्जैक्टली उसी जगह पे उसको स्थापित करते हैं। ठीक है, तो एक बार नया लेंस हमने लगा दिया तो दोबारा रोशनी आंखों के अंदर जाने लगती है मरीज के, और मरीज को साफ दिखने लगता है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से संभव है, और कोई तरीका नहीं है लेंस को वापस सफेद से ट्रांसपेरेंट करने का। ठीक है, ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये बात तो रही इलाज के और कारणों की, लेकिन बहुत बार सामान्यतः जैसे ही हमारा आई विजन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, हम चश्मे बदलते हैं, हम जाकर अपनी आँख के जांच करवाते हैं, हमारा चश्मा मोटा होता जाता है, लेंसेज मोटे होते चले जाते हैं, लेकिन एक सही पहचान किसी व्यक्ति के लिए सामान्य तौर पर क्या हो सकती है कि वो ये पहचान सके कि उसे मोतियाबिंद जैसे लक्षण हैं, इसका क्या एक सिम्टम हो सकता है? देखिए, जो सबसे कॉमन सिम्टम है उनमें से तो सबसे पहला है कि धुंधला दिखना जी, और चश्मा लगा के भी धुंधलापन है, मतलब चश्मा नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चश्मा लगा के भी आप साफ नहीं देख पा रहे, ये सबसे पहला लक्षण है। इसके अलावा कुछ लक्षण और हैं, जैसे कि उजाले में या तेज रोशनी में देखने पे लाइट का बिखरना, जैसे तेज हेडलाइट अगर पड़ रही है, लाइट बिखर रही है, आपको चमक ज्यादा लग रही है जी, ये भी एक लक्षण है मोतियाबिंद का। ठीक है, इसके अलावा एक लक्षण है कि अगर आप तेज लाइट में, हेडलाइट में गाड़ी चला रहे हैं रात में, उसमें आपको बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो वो भी एक तरह का मोतियाबिंद होता है, जो सेंट्रल होता है। उस केस में भी मरीज को गाड़ी चलाने में बहुत समस्या आती है। तो ये कुछ मेजर लक्षण हैं जो कि आमतौर पर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया कि चश्मा लगाने के बाद भी आप साफ नहीं देख पा रहे हैं, ये सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण है जी। अगर किसी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, चश्मे से भी सुधार नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको मोतियाबिंद का जांच कराना चाहिए, अपने विशेषज्ञों को दिखाना चाहिए, उसका उपचार कराना चाहिए। तो इसको हम सफेद मोतिया कहेंगे। एग्जैक्टली, इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, सफेद मोतिया भी इसको कहा जाता है। क्या एक सफेद मोतिया बोलने का क्या ये भी कारण है कि कई बार देखा है कुछ लोगों की आंखों में जो हमारी आई बॉल्स हैं उसके बीच में जो पॉइंट होता है वहां पे उसका रंग सफेद हो जाता है जी, वो भी कारण है क्या? हाँ, नहीं, एक्चुअली सफेद मोतिया बोलने का कारण आपने सही बोला कि जो मोतियाबिंद है जो पहले ट्रांसपेरेंट था, मतलब जो लेंस था वो ट्रांसपेरेंट था जी, लेकिन समय के साथ उसका धुंधलापन हुआ और करते करते वो लास्ट में सफेद हो जाता है, बिल्कुल जी, डार्क हो जाता है, सफेद हो जाएगा जी, हाँ, एकदम व्हाइट हो जाएगा एकदम जी। तो इसीलिए उसी से नाम ये निकला है कि सफेद मोतियाबिंद जी। तो जब बिल्कुल पक जाता है तो बिल्कुल व्हाइट आपको अपने नेकेड आई से भी दूर से दिखने लगेगा वो। वो मोतियाबिंद की लास्ट स्टेज होती है जी, तो इसलिए इसको सफेद मोतियाबिंद आमतौर पर कहते हैं। मतलब वो एक तरह से सफेद मोती की तरह दिखता है, शायद इस वजह से उसका नाम कुछ इस तरीके का दिया गया होगा, ये जो भी इसकी एटिमोलॉजी रही होगी। लेकिन जहां तक बात हम लोग काले मोतिया की करते हैं, ग्लाकोमा की करते हैं, तो क्या ये सफेद मोतिया से कितना अलग है और कितना खतरनाक है? देखिए, काला मोतिया बिल्कुल अलग है सफेद मोतिया से, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जी। एक्चुअली काला मोतिया लेंस की बीमारी नहीं है। अच्छा, ठीक है, जो सफेद मोतियाबिंद था वो लेंस की प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपको बताया, और हम उसमें लेंस को रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन जो काला मोतिया है वो लेंस की बीमारी ना होके वो आंख के पर्दे की नस की बीमारी होती है। ठीक है, और ये करता क्या है काला मोतिया कि पर्दे की नस को धीरे धीरे ड्राई करने लगता है, उसका फंक्शन जो उसका जो काम है वो कम होने लगता है, वो कमजोर होने लगती है पर्दे की नस जी।
और धीरे धीरे मरीज को कम दिखने लगता है। अब इसमें अंतर यह है कि हम पर्दे की नस को चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते जी। ठीक है। हम सफेद मोतिया में तो लेंस बदल दे रहे थे, इसलिए हमारी समस्या सॉल्व हो जा रही थी पूरी तरीके से। लेकिन काले मोतिया में हम पर्दे की नस को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इससे थोड़ा महत्व या इसकी सीरियसनेस थोड़ी बढ़ जाती है कि जो नस है हमको उसी को सेफगार्ड करना है, उसी को सुरक्षित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काला मोतिया पर्दे की नस की बीमारी है जो कि धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। इसका जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो दवाओं से होता है, ड्रॉप्स के जरिए से होता है जी। इनमें दवा डालनी होती है जो कि आप मान के चल लाइफ लॉन्ग डालनी होगी जी। वो दवाओं से होता क्या है कि ये कंट्रोल हो जाता है, इसको एक ब्रेक लग जाता है, ये रुक जाता है जी। आगे नहीं बढ़ता है जी। ठीक है। इसलिए जरूरी है कि अगर मरीज को डायग्नोज किया गया है काला मोतिया या ग्लूकोमा कहें, अगर ज्यादा टेक्निकल करेक्ट टर्म तो ग्लूकोमा है जी, तो जरूरी है कि मरीज ड्रॉप्स डाले प्रॉपरली ताकि बीमारी आगे ना बढ़ पाए। तो ये अंतर है काला मोतिया और सफेद मोतिया। मतलब उसमें ऑपरेशन और इसमें दवाएं दोनों Exactly. दोनों में मुख्य अंतर यही है कि इसमें दवाओं का काम ज्यादा है और दवाओं से इसको सही किया जा सकता है। जी। क्या तो क्या करा सकते क्या हैं, जी। ऐसा भी होता है कि जब इन दोनों में ही मोतियाबिंद चाहे वो कैटरैक्ट हो या ग्लाकोमा, क्या दोनों में आई विजन जो हमारा है, क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं तो अगर हम अपनी आई बॉल्स को लेफ्ट राइट टर्न करते हैं तो हमें लेफ्ट राइट का कुछ एंगल दिखाई पड़ता है। 360 तो देख नहीं सकते, लेकिन लगभग 180 डिग्री पे हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे में क्या उस विजन में भी कुछ अंतर आता है ऐसी बीमारी में? जी जी जी। जो काला मोतिया है ये एक्चुअली आपके विजन का एरिया कम कर देता है। अच्छा। तो जो तो इसमें क्या होता है, जैसे पर्दे की नस जो है वो ड्राई होने लगी तो जो आपका साइड का जो विजन है वो पहले कमजोर होता है, और कमजोर होते होते बिल्कुल सेंटर वाला एरिया से रह जाता है जी। बाकी अंधकार हो जाता है जी। हम लोग अक्सर मरीजों को बताते हैं उदाहरण के तौर पे जी। जैसे आप किसी टनल में देखते हैं, टनल में जब आप देखेंगे तो आपको सेंटर में तो उजाला दिखाई देगा लेकिन साइड में अंधेरा दिखाई देगा जी। तो काला मोतिया अगर एक लिमिट के आगे बढ़ जाता है, मतलब बहुत एडवांस स्टेज पे अगर पहुंच जाएगा जी, तो उस मरीज की भी दृष्टि ऐसी हो जाएगी उसको सिर्फ बीच का सेंट्रल पार्ट उसको दिखाई देगा जी, साइड में उसको दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा। इसमें समस्या ये होती है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको साइड में दिखेगा नहीं कि क्या चीज सड़क पे आ रही है। हाँ, कौन पास कर रहा है जी। तो वो जी। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बिल्कुल। क्या इसको एक आप लोगों की चिकित्सकीय भाषा में साइलेंट किलर भी कह सकते हैं आंखों के लिए? इसको हम साइलेंट थीफ बोलते हैं। हाँ एक साइलेंट चोर है ये विजन का जी जो कि असल में प्रॉब्लम ये होती है कि काले मोतिया में कोई सिम्टम शुरू में नहीं आता है, जी। मरीज को पता ही नहीं चलता है कि मुझे काला मोतिया हो गया या ग्लूकोमा हो गया। करेक्ट। उसको पता तब चलता है जब 50% से ज्यादा नस ड्राई हो चुकी होती है। तो ये एक साइलेंट है, इसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा, मरीज को पता ही नहीं चलेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये इसकी एक मतलब इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, बहुत बार देखने को मिला है, आपने जैसा शुरू में ही कहा कि एक उम्र का भी बहुत बड़ा तकाजा है कि उम्र की वजह से भी ये इस तरीके की बीमारियां होती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी प्रॉब्लम उनको होता है, उसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं? और क्या इन दोनों चीज़ों में, जहां हम मोतियाबिंद और हम काला मोतिया की बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों चीजें भी इससे जुड़ती हैं? देखिए, डायबिटीज का जहाँ तक सवाल है, डायबिटीज अगर एक लिमिट के ऊपर रहेगी, यानी आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है जो नॉर्मल लेवल से जी, और डायबिटीज काफी वर्षों पुरानी हो चुकी है, 5 साल 10 साल 15 साल जी, ठीक है, तो जितना ये टाइम बीतेगा उतना डैमेज डायबिटीज करती है पूरे शरीर पे, जिसमें कि आंखें भी शामिल है। अच्छा, ठीक है। तो जो आंख के पर्दे पर असर डालती है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें कि सूजन होती है पर्दे में, उस पे ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, ये सारी दिक्कतें इसमें आती हैं, रोशनी कम होने लगती है, धब्बे दिखाई देते हैं, ये तमाम इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। ठीक,
ये है डायबिटीज का डायरेक्ट बुरा असर आंखों पे, जिसको हमने रेटिनोपैथी का नाम दिया है, ठीक है। जी। इसके साथ साथ डायबिटीज क्या करता है, पूरे बॉडी की एजिंग, उम्र बढ़ने की जो रफ्तार, उसको तेज कर देता है। जी। तो जो मोतियाबिंद आपका 70 साल में बनता है, वो आपका 60 साल में बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो आपकी बॉडी तेजी से डाउन होगी। बिल्कुल तो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है मोतियाबिंद के साथ। बिल्कुल। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी आंखों पर जो आपको लॉन्ग लास्टिंग में होना था, वो पहले से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, अगर आपका कंट्रोल गड़बड़ है तो बिल्कुल। जी। अच्छा, एक बात और, एक टर्म यूज किया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस का, रतौंधी जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर। जी। ये किस तरह की बीमारी है और इसके क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, रतौंधी एक सिम्टम है। इसका मतलब है कि जब सूरज ढल जाता है या शाम हो जाती है, जी। तो मरीज को कम दिखाई देता है, या कहें कि कम रोशनी में कम दिखाई देता है। अच्छा। ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है इसमें, जो कि जेनेटिक होता है, बाय बर्थ होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो आंख का जो रेटिना है यानी पर्दा है जी, उसमें कम रोशनी में पहचानने वाले जो कण होते हैं वो कम होते हैं जी बाय बर्थ। जी। इस वजह से मरीज को कम रोशनी में या सूरज ढलने के बाद कम दिखाई देता है। ये बाय बर्थ होता है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये बाय बर्थ, हाँ, ये बाय बर्थ डिफेक्ट है। वो कण है ही नहीं पर्दे में। और ये ट्रांसमिट होता है मतलब फैमिली पर रन करता है। तो जैसे अगर मतलब पिता को ये है, एक तरीके से हेरिडिटी का प्रॉब्लम बन जाता है। एग्जैक्टली इट रन्स इन द फैमिली में चला आ रहा है, फैमिली ट्री में होता है। ओके। तो एक तो ये हो गया लाइट ब्लाइंडनेस, ठीक जी। है। तो दूसरे प्रकार का लाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन है विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है। ओके। तो वो होता है जब बच्चों में कुपोषण होता है, मतलब मैल न्यूट्रिशन होता है जी। उसकी वजह से विटामिन ए की कमी होती है और रेटिना जो आंख का जो पर्दा है उसका फंक्शन कम हो जाता है, उसको कम काम करता है और बच्चे को कम दिखता है सूरज ढलने के बाद। इसका इलाज ये है कि बच्चे को हम विटामिन ए का दवाई देते हैं। कुछ इंजेक्शन भी आते हैं, सिरप भी आते हैं जी, टैबलेट्स भी आते हैं, डिपेंडिंग की मरीज की क्या रिक्वायरमेंट है जी। तो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन करते हैं बेसिकली। ठीक है। तो उससे धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर जाता है। हाँ, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं होता। पूरी तरीके से नहीं होता है, डिपेंड करता है कि बच्चे को हमने किस स्टेज पे पकड़ा है, ओके, कितनी उसकी डेफिशिएंसी है और उसका स्वास्थ्य कितना बेहतर है या नहीं बेहतर है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है। और आज के टाइम पर, डिजिटल टाइम पे तो लोगों का मोबाइल पर स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि वो भी आंखों पर सीधा सीधा असर डालते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मोबाइल स्क्रीन है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है जी, अब तो देखिए एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं प्रयोग करें, यूज तो करना ही है जी, लेकिन उस पर सावधानियां रखें। अब सावधानी मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा इसमें रोक टोक दिया मैंने, मैं चाहूंगा कि इन सावधानियों में आप बच्चों के लिए जरूर कुछ बातें जोड़िएगा, ताकि श्रोता जो सुन रहे हैं और वो अपने बच्चों को कम से कम इस बात के लिए कह सकें आपके जरिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बच्चों के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन है या मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितना कम स्क्रीन टाइम हो उतना बेहतर है, ठीक है। तो जो पढ़ाई से संबंधित है वो तो चलिए अलाउड है, एक्सेप्टेबल है, मजबूरी भी है। हाँ, मजबूरी है, वो तो करना ही है। लेकिन जो मनोरंजन है या अवॉइडेबल है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, समय भी खराब होता है आपका। मैं ये बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर पढ़ाई से संबंधित आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा रूल मैं सबको बताता हूँ कि देखिए, जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना कम जोर पड़ता है, ठीक है जी। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है या कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है जी, तो मोबाइल से बेहतर होगा कि आप किसी टैबलेट पे पढ़ें, उससे बेहतर होगा कि आप लैपटॉप पे पढ़ें, या उससे बेहतर होगा कि एक बड़ा अगर मॉनिटर आपको। एग्जैक्टली। तो जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना कम जोर पड़ेगा, उतना कम हार्मफुल होगा आपके लिए। अगर आपको क्रिकेट देखना मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो आप टीवी में देखें, टीवी बड़ा होगा, बड़ा स्क्रीन होगा, जोर कम पड़ेगा, जाहिर तौर पे।
आपको वो ये सारे recommendation पार्टिकल्स होगा। बहुत इजीली दिखाई पड़ेंगे। एग्जैक्टली बहुत आसानी से आप फोकस कर पाएंगे जी और आंखों को मिनिमम स्ट्रेन पड़ेगा। जी ये स्पेशली मैं बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। जी जो लोग प्रोफेशनल हैं या जॉब करते हैं आईटी सेक्टर में या और जी तमाम सेक्टर्स में जिसमें लैपटॉप का यूज है, जी उनको मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज बताता हूँ। वो मैं श्रोताओं को ही बताता हूँ। जी उसमें क्या करना होता है, उसको बोलते हैं 20-20-20। ठीक है, हम्म तो 20-20 और 20। ठीक है, पहले 20 का मतलब है 20 मिनट, जी दूसरे 20 का मतलब है 20 फीट और तीसरे वाले 20 का मतलब है 20 सेकेंड। ठीक है, अब इसको करना कैसे है? पहले 20 का मतलब है हर 20 मिनट के बाद ये एक्टिविटी करनी है। ठीक, पहला रूल क्या एक्टिविटी करनी है? अपनी आंखों को लैपटॉप से हटाना है और 20 फीट दूर फोकस करना है। और कितने टाइम के लिए? 20 सेकंड के लिए फोकस करना। एग्जैक्टली। ओके तो हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर देखना है और 20 सेकंड के लिए आंखों को ब्लिंक करना है, खोल बंद करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको हर 20 मिनट पे रिपीट करनी है, यानी घंटे में 3 बार करनी है आपको ये। अगर आपने ये कर लिया तो जितना भी स्क्रीन का दुष्प्रभाव या बुरा असर आंखों पे था वो अपने आप हट जाएगा जी। आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो आई फ्लूइड कम होता रहता है लगातार आंखें खोले होने की वजह से, वो भी धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। डेफिनेटली। एक्चुअली क्या है, जो ब्लिंकिंग होती है ना, वो आंख का नेचुरल मैकेनिज्म है अपनी सुरक्षा के लिए। एग्जैक्टली। तो वो करने से काफी आंख को आराम मिलता है। स्क्रीन देखते वक्त क्या होता है, ब्लिंक रेट बहुत कम हो जाता है हमारा जाने अनजाने में जी। और ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई, हम उसी चीज को मैनुअली करवा रहे हैं आपसे कि आप ब्लिंक करिए। बिल्कुल, है ना, तो इससे बहुत लाभ होता है। जो लोग इसको करेंगे उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि कभी भी अगर आई फ्लू हुआ या किसी भी तरीके की एलर्जी हुई तो मनमाने तरीके से या मेडिकल स्टोर से या मेडिक्स से जाकर उन्होंने एक कोई नॉर्मल सी आई ड्रॉप ले ली और उसको यूज कर लिया। इसको आप कैसे देखते हैं और कितना गलत मानते हैं या जनरल मानते हैं? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि ओवर द काउंटर कुछ ड्रॉप्स मिल जाते हैं जी, तो लोग समय बचाने के लिए या शायद पैसे बचाने के लिए जाके कोई भी ड्रॉप लेके आंखों में डाल लेते हैं जी। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि इस ड्रॉप के कुछ फायदे तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जी। और बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे डालना रिस्की हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है जी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको एलर्जी हो रही है या मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, फ्लू हो गया जी, तो थोड़ा समय दे। देखिए, आपने शुरू में बताया कि आंखों से अलग कीमती तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अपने आंखों पे, अपनी रोशनी दृष्टि पे अगर आप 10 मिनट या आधा घंटा समय दे देंगे जी, कुछ टाइम इन्वेस्ट कर देंगे, तो मुझे लगता नहीं कि वो फिजूल खर्च में आएगा जी। तो बेसिकली अपने पास के किसी भी हॉस्पिटल में अपने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, उससे प्रॉपर परामर्श लें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या निदान है। क्योंकि देखिए, हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। बिल्कुल 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 जी। अच्छा, कुछ फ्रूट्स या कुछ फूड हैबिट्स भी ऐसी हो सकती हैं जिसके जरिए हम अपने आंखों को और दुरुस्त और तंदुरुस्त बना सकें? डेफिनेटली हो सकती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली बच्चों में, कि आप सारे फ्रूट्स खाइए, सारी सब्जियां खाइए, कुछ भी स्किप मत कीजिए। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जी। ऐसा नहीं सिर्फ गाजर ही खाते रहना। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई गाजर खिला देते हैं, ऐसा नहीं है। जी। आपको सारे फ्रूट्स खाने, जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो खाने हैं और सारे वेजिटेबल्स खाने हैं, दूध पीना है। ठीक है, अगर आप अंडा ले सकते हैं तो अंडा खाना है जी। जितना वेरिएबल डाइट आप लेंगे, जितना रिच डाइट आप लेंगे, जितना बैलेंस डाइट लेंगे, उतना अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा, इंक्लूडिंग आंखें। जी। और अक्सर लोग कहते हैं कि आप वॉक कीजिए ओस में या ग्रास पे वॉक कीजिए कुछ टाइम, तो इससे भी आंखों को कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, आई साइट्स पे, आई विजन पे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ये इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है। मतलब कैसे, जब आप वॉक करते हैं या घास पे वॉक करते हैं या डेली मान लीजिए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, ड्यू है थोड़ी सी मान लीजिए, हाँ, या आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या कोई एक्टिव स्पोर्ट खेलते हैं, जी जी जी। इससे क्या होता है, एक तो आपका वजन कंट्रोल में रहता है, ठीक है,
और दूसरा आपका बीपी भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर। जी इसका डायरेक्ट कनेक्शन आंखों से है। जी जब भी ब्लड प्रेशर एक लिमिट के ऊपर जाएगा तो आंखों की रोशनी पे तुरंत वो असर करता है, बुरा असर करता है, आंखों की रोशनी डाउन हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये सारे एक्टिव चीजें करके, योगा करके, एक्सरसाइज करके, टहल के, है ना, एक्टिव कोई स्पोर्ट खेल के आप क्या कर रहे हैं, अपने बीपी और अपने वजन को रेगुलेट कर रहे हैं, जी जिसके फायदा ये मिल रहा है कि आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, जी उसमें रोशनी बरकरार रहेगी। जी। जी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे आपने तौर तरीके बताए और बहुत सारे आपने उपाय भी बताए जिनसे हमारी आंखें सुरक्षित रह सकती हैं और हम अपनी आंखों को और ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग लेंसेज यूज़ करते हैं, आई कांटेक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं और ना कि वो चश्मा। ये क्या उनके लिए बहुत सेफ है? देखिए, लेंसेज जो लोग यूज करते हैं वो किसी कारणवश चश्मे का नंबर अगर उनके पास है और चश्मा नहीं लगा पा रहे हैं जी तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे वो लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं। जी। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, ओकेजनल यूज के लिए तो ठीक है हाँ कि आप कभी किसी शादी पार्टी में गए या किसी ओकेजन पे गए हाँ। और चश्मा आप नहीं लगाना चाह रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में या डेली बेसिस पे चाहते हैं कि चश्मा ना लगाना पड़े, आपका जॉब ऐसा है या आपका वर्किंग ऐसा है, जी तो बेहतर है कि आप कोई परमानेंट ट्रीटमेंट देखें जिसमें कि चश्मा आपका हट जाए। जी। कारण ये है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं एक्चुअली उनसे नुकसान होता है आंखों में, जी जो कि शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लगाएंगे जी तो वो आंखों को नुकसान पहुंचाता है, आंख की पुतली को, कॉर्निया जिसको हम कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। जाहिर है, क्योंकि वो सीधे टच में आता है। एग्जैक्टली। तो आप एक आर्टिफिशियल चीज को आपने नेचुरल सरफेस पे आपने रखा हुआ है, एग्जैक्टली। तो वो नुकसान पहुंचाता है। जी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लेंसेज का इस्तेमाल से बेहतर है कि आप चश्मा लगा लें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। हाँ, या तो फिर परमानेंटली आप लेसिक करा लें, लेजर होते हैं आजकल, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है और कोई पेन या कोई तकलीफ नहीं होती है, और चश्मा आपका परमानेंटली हट जाता है और बहुत साफ रोशनी हो जाती है, बहुत क्लियर विजन हो जाता है। अब तो बहुत लोग कराते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, और डेफिनेटली परमानेंट ट्रीटमेंट उसका कराना चाहिए पेशेंट को। ओके। अगर मान लीजिए कोई आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहता है आंखों से जुड़ा हुआ, तो उसे कहाँ आना होगा? देखिए, फिलहाल तो मैं लखनऊ में उपलब्ध हूँ जी। आई फर्स्ट हॉस्पिटल है हमारा अलीगंज में, और हमारा जो कांटेक्ट नंबर है अगर आप अलाउ करें तो मैं हाँ बता बिल्कुल, देता प्लीज। मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को पता चले, सो दैट अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो रेडियो खीरी इसमें उनके लिए सहायक बने और वो आपसे कांटेक्ट सीधा कर सके। आप बता सकते हैं? जी, जो नंबर है वो है 888 1206 888 888 120688। लास्ट में भी 888 है। ओके, लास्ट में भी ट्रिपल, मतलब एक बार नंबर फिर से रिपीट कर देते हैं, 888 1206 888। ये वो नंबर जिसमें आपसे या आपके स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं और आई फर्स्ट हॉस्पिटल में जाके अपना आंख से जुड़ा हुआ जो भी उन्हें परामर्श चाहिए या जो भी चिकित्सा चाहिए वो उन्हें उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। और चलते चलते हम चाहेंगे कि एक कोई मैसेज जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि एक विजन होता है कि हाँ, हम सामान्य तौर पर हमें, अगर हम मान लीजिए कोई बुक भी पढ़ रहे हैं तो लगभग इतनी दूरी होनी चाहिए, जब हम कोई भी किताब या कोई भी अखबार पढ़ रहे हैं या कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एक सामान्य दूरी भी होती है। अगर सामान्य दूरी से थोड़ा सा भी इधर उधर होने के बाद हमारी आँख पर प्रभाव पड़ रहा है या दबाव पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं संकेत है हमारे विजन का या विजन में कोई प्रॉब्लम का। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसा संदेश, एक ऐसी लाइन जिससे हमारे श्रोता कम से कम उसे फॉलो करके अपने आप को थोड़ा बेहतर बना सके आंखों के मामले में। जी जी, लेकिन डिस्टेंस जो आपने पूछा वो लगभग 40 सेंटीमीटर हम लोग एवरेज मानते हैं। 40 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना चाहिए किताबों को या अखबार को जी। और जहाँ तक संदेश की बात है तो मैं हमेशा से बोलते आया हूँ और सभी श्रोताओं को, रेडियो खीरी के सभी सम्मानित श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में,
और उस स्वास्थ्य का अगर आप कंपोनेंट्स देखेंगे तो उसमें नेत्र जो है, जो आंखें हैं, वो सबसे कीमती हैं। तो कभी भी कोई भी दिक्कत अगर आंखों में होती है तो उसका एक्सपर्ट ओपिनियन आप लें और अपने नजदीकी एक्सपर्ट को दिखाएं और सही इलाज करें। आंखों में आंखें इतनी कोमल है, आप समझ सकते हैं, इतनी नाजुक है कि अगर कोई भी गलत ट्रीटमेंट होता है या ट्रीटमेंट डिले होता है तो बीमारी बढ़ जाती है, उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो मेरा बस इतना अनुरोध है कि आप सही ट्रीटमेंट सही समय पे लें और स्वस्थ रहें। मेरी तो यही कामना है। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब रेडियो खीरी के साथ बात करने के लिए। तो हमारे रेडियो खीरी के सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर से, आप सुन रहे थे डॉक्टर मुजाहिद इस्लाम साहब की आवाज, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आई फर्स्ट लखनऊ हॉस्पिटल में अपना उनका हॉस्पिटल है, वहां पर जांच वो करते हैं, वहां पर इलाज वो करते हैं। अगर किसी को भी परामर्श चाहिए तो नंबर भी हमने अपने इस कार्यक्रम के मार्फत आप सभी तक पहुंचाया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिल के तार रेडियो के साथ, रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।